हेलो गाइस, दिस साइड नित्य और आप कनेक्टेड है वो जॉवर्स विद नित्य चैनल से। आज के टॉपिक के अंदर हम क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड का पार्ट 2 देखने वाला है, जो कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया चैप्टर है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके पार्ट 1 देख के आ जाइए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, सो स्टे मूव फॉरवर्ड। उससे पहले सिंपल है, सड़क का सांड मत बनना, रेस का घोड़ा बनना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो कल हमने इंडिया के जियोलॉजिकल डिविजन्स को देखा था। हमने पेनिनसुलर ब्लॉक को देखा था, हिमालय से अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स को देखा था और इंडो गंगा प्लेन को देखा था। आज हम इंडिया का फिजियोलॉजिकल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टे कनेक्टेड और प्रॉपरली इस पर ध्यान दीजिएगा आप। ओके, नाइस। सो देखो, इंडिया के अंदर 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जैसे कि हमने कल भी देखा था। द फर्स्ट वन इज नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, सेकंड इज नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ओके, अगर वीडियो स्लो लग रही हो तो 1.5x पे करके भी देख सकते हो। यू हैव द सिस्टम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। The north and northeastern mountain consist of Himalayas and northeastern hills. The Himalayas consist of a series of parallel mountain ranges. Some of the important ranges are the Great Himalayan Range, which include the Greater Himalayas and Shivalik. The general orientation of this range is from northwest to southeast direction in the northwestern part of India. Himalayas in the Darjeeling and Sikkim region is in east-west direction, while in Arunachal Pradesh they are from southwest to northwest direction. In Nagaland, Manipur and Mizoram, they are in the north-south direction, the approximate length of the Great Himalayan Range, also known as the Central Axial Range, most important. Central Axial Range is 2500 km from east to west and the width is from 160 to 400 km from north to south. It is also evident from the map that the Himalayas stand almost like a strong and long wall between the Indian subcontinent and Central and East Asian countries. समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना इसके लिए। अब देखो, इसमें सिंपल कहा है कि जो ये रीजन आता है, ये पूरा ही एक्सप्लेन किया है इन्होंने। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स का रीजन आ जाता है, जिसके अंदर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे अलाइनमेंट के साथ है, और जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो रखे हैं। ठीक है, अभी जो सिक्किम आता है इसके अंदर, और मेनली जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे इसका जो अलाइनमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट है। कैसा है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। ओके, और इसके अंदर एक सबसे जो लॉन्गेस्ट कह लो, कंटिन्यूस कह लो, या सबसे हाईएस्ट रेंज कह लो, जो कि हमारी है ग्रेट हिमालयन रेंज। कौन सी है हमारी? ग्रेट हिमालयन रेंज है। ठीक है, इसके अंदर हमें शिवालिक रेंज भी आती है, फिर मिडिल हिमालयस भी आता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द शिवालिक, जिसको हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं। और जो ग्रेट हिमालयस के ऊपर रेंजेस आती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये आता है हमारा ट्रांस हिमालयन रीजन में आता है। कौन से रीजन में आता है? ट्रांस हिमालयन रीजन में। कौन से रीजन में आता है? ट्रांस हिमालयन रीजन के अंदर। आई होप टिल हियर इट इज एवरीवन क्लियर टू यू। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो लेंथ है हिमालयस की, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, डेट इज अप्रोक्सीमेट 2500 किलोमीटर, और इसकी जो विड्थ है विच इज अराउंड 300 टू 400 किलोमीटर। और ग्रेट हिमालयन रेंज का एक दूसरा कौन सा नाम है? सेंट्रल एक्सियल रेंज। क्या नाम है? सेंट्रल एक्सियल रेंज। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता रखनी है। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हिमालय का। कौन सा पार्ट है ये? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है। ठीक है, ये पूरा, बाकी तो आपको रेंजेस बीच की पता ही पता है। ठीक है, आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टे मूव फॉरवर्ड। ओके, next, the Himalayas are not only the physical barrier, they are also climatic, drainage and cultural divide. इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये स्टेटमेंट मेंस में पूछा हुआ है यूपीएससी में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रखा है, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ओके, एंड कैन यू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ हिमालयस ऑन द जियो एनवायरमेंट ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया? यस वी कैन, मैं बताऊंगा कैसे। कैन यू फाइंड सम अदर एग्जांपल ऑफ सिमिलर जियो एनवायरमेंटल डिवाइड इन द वर्ल्ड? डेफिनेटली वी हैव इट, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, नॉर्दर्न प्लेटू का। चलो मैं बता देता हूँ इसका क्या हो गया, हिमालयस का बता देता हूँ। ठीक है, अब तो ये हिमालयस, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन मेनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, सो यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड राइट नाउ। ओके, अब हिमालयस बहुत ज़्यादा हाइट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम ड्रेनेज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब इंडिया के अंदर मानसून विंड्स आती है, इंडिया के अंदर मानसून विंड्स आती है, ठीक है, हिमालयस की वजह से जो विंड्स होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब रुक जाती है, और इंडिया के अंदर पूरी बारिश हो जाती है। इसका मतलब एक ड्रेनेज डिवाइड है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आप ही सोचो, अगर हिमालय नहीं होता हमारे पास अभी, तो वो जो विंड है वो डायरेक्टली चली जाती चाइना के अंदर, तिब्बत के अंदर, और वहाँ पे क्या हो जाता? रेनफॉल हो जाता। तो हिमालयस की वजह से हमारे पूरी कंट्री के अंदर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ओके, इसकी वजह से पूरे इंडिया का एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है? इरिगेशन पे नहीं, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है मोस्टली। सो हिमालयस की वजह से ही इंडिया का एग्रीकल्चर इतना फ्लरिश हुआ है, क्योंकि वो मॉनसून विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट करके रखा और पूरी बारिश इंडिया में कराता है।
ठीक है। क्लाइमेटिक डिवाइड, हिमालयस के उस साइड चले जाओगे जो एकदम प्योर टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा आपको, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा आपको, कोल्ड डेजर्ट है तिब्बत के अंदर। और वैसे ही अगर आप इंडिया के अंदर हो तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल भी मिल जाएगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड इवन हाई अल्टीट्यूड के ऊपर आपको टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी मिल जाएगा। ओके, सो हिमालयस ने क्लाइमेट को डिवाइड किया, ड्रेनेज भी डिवाइड है, पानी भी पूरा डिवाइडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया से हिमालय से इंडिया का क्लाइमेट भी मॉडरेट रहता है। अब जो साइबेरिया रीजन है रशिया वाला, वहाँ से कोल्ड वेव्स आती है इंडिया की साइड में, हिमालयस की वजह से कोल्ड वेव्स इंडिया के अंदर एंटर नहीं हो पाती। अगर ये एंटर हो जाए तो पूरे इंडिया के अंदर बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, दिल्ली पूरा फ्रोज हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा, जम जाएगा बर्फ के अंदर। तो जो साइबेरिया की जो कोल्ड वेव्स होती है उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट करके रखता है। आई होप आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गया कि हिमालय का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा इसका अदर एग्जांपल वर्ल्ड के अंदर कौन सा है, जो एल्प्स माउंटेन है स्विट्जरलैंड के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एल्प्स माउंटेन हो गया, फिर अपने मिडल ईस्ट के अंदर कॉकेशस माउंटेन हो गया, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा एग्जांपल्स है जो कि आप कोट कर सकते हो अपने आंसर के अंदर। लेट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हम पढ़ते हैं नदर्न प्लेन्स। द नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट ब्रॉट बाय रिवर्स, ओके, द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र. The length is 3,200 km from east to west. The average width of this plain varies from 150 to 300 km and the depth of alluvial deposit is 1000 to 2000 मीटर, जो कि हमने कल भी देखा था 1 to 2 किलोमीटर। ठीक। From this north to south zone there are be divided into three major zones: Bhabar, Tarai and alluvial plains. The alluvial plains can be further divided into Khadar and Bhangar. ओके, मैं बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बता दो, चलो इसको आपको बता देता हूँ। जैसे कि इंडिया का पूरा नदर्न प्लेन है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। मैंने आपको कल बताया था कि व्हेन दिस टू प्लेट्स कोलाइडेड विद ईच अदर, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे गई थी तो ये डिप्रेशन हो गया था, इसको रिवर्स में आके सेडिमेंट से भरा, और उसको ही हम नदर्न प्लेन्स कहते हैं आज के टाइम के ऊपर। ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा डिपॉजिट हुआ, बहुत फर्टाइल एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी जोन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको हम फर्स्ट पे कहते हैं भाबर आता है। ठीक है, भाबर, तराई एंड एलुवियल प्लेन्स, जो कि फर्दर सब डिवाइडेड है भांगर एंड खादर के अंदर। अब हम सबसे पहले भाबर को पढ़ेंगे कि भाबर कौन सा बेल्ट होता है। ठीक है, लेट्स डिस्कस इट। और आपको जैसे कि इसकी लेंथ अगेन हिमालय से ज़्यादा होगी, 3,200 किलोमीटर, इसकी विड्थ 150 टू 300 किलोमीटर, एंड इसकी जो एलुवियल डेप्थ जो कि मैंने आपको कल भी बताई थी 1 to 2 किलोमीटर, इट मीन्स इट इज अराउंड 1000 to 2000 मीटर। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। एंड डाउट टिल हियर, अगर डाउट कुछ भी होता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो फिर मैं आपके डाउट्स आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लियर करवा दूंगा। ओके, डाउट जैसा बात रखना मत। अब भाबर, भाबर इज अ नैरो बेल्ट जो कि 8 to 10 किलोमीटर होता है, पैरेलल टू शिवालिक फुटहिल्स। At the breakup of the slope, as a result of this, the streams, rivers coming from mountain deposit heavy materials of rock boulders at times disappear in this zone. ठीक है। South of the Bhavar is a Tarai belt with an approximate width of 10 to 20 km where most streams and rivers re-emerge without having any properly demarcated channel, thereby creating marshy and swampy conditions known as Tarai. This has a luxurious growth for natural vegetation and houses a varied wildlife. बताऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। साउथ ऑफ द तराई इज अ बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलुवियल डिपॉजिट नोन एज भांगर एंड खादर. These plains have a characteristic feature of mature stage of fluvial erosional and depositional landforms such as sandbars, meanders, oxbow lakes, braided channels. The Brahmaputra plains are known for their river and island and sandbars. Most of this area are subjected to periodic flood and shifting river courses forming braided channel. पहले यहाँ तक देखते हैं, फिर आगे का पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझना। भाबर ऐसा बेल्ट होता है, ये शिवालिक है, ये आपकी शिवालिक रेंज आ गई, इसके नीचे वाली जो ये रेंज है पूरी, विच इज कॉल्ड द भाबर, भाबर रेंज हो गई। भाबर रेंज के अंदर इट इज अप्रोक्सीमेट 8 to 10 किलोमीटर होती है। और अब आप सोचो कि कोई भी नदी है जो पहाड़ को काट के आ रही है, तो जो बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर होंगे वो फुटहिल्स ऑफ शिवालिक पे आ जाएंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे, वो सारे पत्थर हो जाएंगे ना यहाँ पे जमा, सारे पत्थर बोल्डर्स। तो क्या सोचो आप, क्या जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर होंगे तो नदियाँ दिखेगी क्या पत्थरों के अंदर? नहीं दिखेगी ना नदियाँ। तो यहाँ पे रिवर्स डिसअपियर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। ठीक है, अब हमेशा तो गायब रहेगी नहीं डेफिनेटली। ओके, तो इसके नीचे जो हमारा पार्ट आता है उसको हम कहते हैं तराई। तराई में क्या होता है, तराई के अंदर बड़े बड़े पत्थर बिल्कुल नहीं होते, तो वहाँ पे रिवर्स बाहर निकलते हैं, मतलब रिवर्स वहाँ से दिखनी स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पे बहुत ही स्वाम्पी और मार्शी कंडीशंस बन जाते हैं।
जिसकी वजह से उस रीजन को तराई कहते हैं, और वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ होती है, जो वेजिटेशन होता है, वो काफ़ी रिच होता है। ओके, और ऐसे रीजन्स को हम वेटलैंड्स भी कहते हैं कई बार। अब आगे जाके पढ़ोगे रामसर कंडीशन, रामसर साइट्स, जो कि हम इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स भी कहते हैं। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हो जाता है। और उसके बाद जो लास्ट में आता है मेन प्लेन रीजन आता है, रिवर प्लेन हो गया, फ्लड प्लेन हो गया, जिसको हम एलुवियल प्लेन्स कहते हैं। वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, भांगर और खादर। भांगर मतलब ओल्ड एलुवियल, भांगर मतलब भंगार, भंगार ओल्ड होता है हमेशा, खादर मतलब न्यू एलुवियल। अब जैसे कि ये रिवर है, वेट अ मिनट, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। ये रिवर है, यहाँ से रिवर की जो मेन फ्लड, रिवर का जो मेन चैनल होगा, उसके अंदर खादर होगा, न्यू एलुवियल सेंटर के अंदर, क्योंकि रेनफॉल से वो रिन्यू हो जाएगा। और जो रिवर के आसपास वाली सॉइल होगी, उसको हम भंगर कहेंगे, जो कि ओल्ड हो गई होगी। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी सॉइल वेजिटेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होगी? डेफिनेटली खादर, बिकॉज इट इज अ न्यू। गॉट इट? होप सो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीज़ें। एनी डाउट टिल हियर? नहीं होगा, ठीक है? समझ गए इस चीज़ को, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए आप? भांगर, खादर, तराई, भाबर, कैसे कैसे बेल्ट आते हैं इसके अंदर, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो अब जो माउथ होता है रिवर्स का, जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है, हमने पढ़ा भी था पहले भी फिजिकल फीचर्स के अंदर, है ना, व्हाट इज जियोग्राफी, उस सेशन को जाके आप चैनल पे देख सकते हो। तो सुंदरबन डेल्टा हो गया, ठीक है? ये फीचरलेस प्लेन होते हैं, 50 to 150 मीटर सॉरी, इसकी मीन सी लेवल से ऊपर होते हैं। और जो स्टेट ऑफ हरियाणा और दिल्ली है, एक वाटर डिवाइड फॉर्म करते हैं बिटवीन इंडस एंड गंगा सिस्टम। As opposed to this, Brahmaputra river flows from northeast to southwest direction before it takes a 90 degree southward turn at Dubri. Dubri एक place है, मैं बताऊंगा, ठीक है? Before it enter into Bangladesh, this river valley plains have a fertile alluvial soil cover which supports a variety of crops like wheat, rice, sugarcane, jute, and hence support a large population. ऊपर से क्या होगा बताता हूँ क्या है वो। ये बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ पे दिल्ली आ रखा है, ठीक है? दिल्ली है, अरावली है ये, ठीक है? अरावली के बाद नर्मदा तापी की ये वैली हो गई, और हरियाणा, इंडिया का वाटर डिवाइड इसको कहते हैं। ये पूरा इंडस रिवर, जो कि दिल्ली रिज अलावरी रेंजेस से सेपरेटेड है, हरियाणा और दिल्ली के अंदर, ये पूरा गंगा वाला सिस्टम हो गया। और जो मालदा फॉल्ट है, यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये पूरा इस टाइप से डिवाइडेड हो रखा है। ओके, आई थिंक टिल हियर इट इज क्लियर टू यू। उसने सिंपली इतनी ही बात करी, इससे ज़्यादा बात भी नहीं करी। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन प्लेन्स, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है? समझ गए इंडिया का वाटर डिवाइड? ओके, वेरी नाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है हमारा थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, rising from a height of 150 meter above the river plains up to elevation of 600-900 मीटर। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आता है, तो उसको अच्छे से आपको याद करना ही पड़ेगा। is the irregular triangle known as the Peninsula Plateau, Delhi Ridge in the northwest, Rajmahal in the east, Gir Range in the west, Cardamom Hills in the south, outer extent of Peninsula Plateau. However, an extension of there also been in the northeast in the form of Shillong and Karbi Anglong Plateau. The Peninsula India is made up of seas of padland plateaus such as Hazaribagh Plateau. बताऊंगा हजारीबाग कहाँ पे है, पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, कोयम्बतूर प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू. It is one of the most oldest and most stable landmass of India. The general elevation plateau is from west to east. Important to remember, west to east है, which is also proved by the pattern of flow of rivers. Name some of the rivers of Peninsular which have their confluence in the Bay of Bengal and the Arabian Sea, and mention some landforms which are typical to the east flowing river but are absent in the west flowing river. East flowing में कौन कौन से लैंडफॉर्म दिखते हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग में नहीं दिखता है, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? Some of the most important physiographic features of the regions are torrents, block mountains, rift valleys, spurs, baroque structure, series of hummocky hills, and wall-like quartzite dikes, offering natural sites for water storage. The western and northwestern part of the plateau has an amphitheatic presence of black soil. ओके, अब इतना इतना सब पढ़ लिया, क्या है क्या नहीं बताते हैं, चलो। देखो कल हमने पेनिनसुलर ब्लॉक को पढ़ा था, वो सेम है, एग्जैक्टली इट इज सेम। दिल्ली रिज हो गया, यहाँ पे गिर रेंज हो गया, फिर साउथ के अंदर कार्डोम रेंज हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि हमने कल मालदा फॉल्ट पढ़ा था, राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी देखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये रहा। तो ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का कहीं ना कहीं पार्ट है, ठीक है? थोड़ा मैंने ऊपर ड्रॉ कर लिया ये, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने बताया था ना, मालदा फॉल्ट से एक डिवाइडेड है यहाँ पे कार्बी एंगलोंग एंड शिलोंग प्लेट्यू, जो कि पेनिनसुलर ब्लॉक या पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। ओके, इसके अंदर भी बहुत सारी रेंजेस आती है, लाइक प्लेट्यूज आते हैं, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू,
अभी आपने पढ़ा था हजारीबाग, पलामू, ये भी सब छोटा नागपुर के अंदर यहाँ पे आ रखे हैं, पास में ही है, ठीक है। फिर आपने कर्नाटका प्लेट्यू पढ़ा था, जिसको हम खम्मम प्लेट्यू या रायलसीमा प्लेट्यू भी बोलते हैं, ओके, यहाँ पे आ रखा है इसके अंदर। तो देयर आर सो मैनी हिल्स, सो मैनी प्लेट्यूज इन द रीजन, ओके। सो सिंपली उसकी ही बात वो स्टेटमेंट कर रहा था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात रिवर्स की, सिर्फ इंडिया में ओनली 2 मेजर रिवर्स है जो कि वेस्टवर्ड फ्लो करती है, डेट इज नर्मदा एंड तापी, और जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, दोनों ही रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। रिफ्ट वैली क्या होता है मैंने कल बताया था, कल का सेशन जाके देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। बाकी जितने भी रिवर्स है जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब इधर अपने वाटर को ड्रेन करती है और क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और इस यहाँ पे कोई भी रिवर डेल्टा नहीं बनाती है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। तो क्या बनाता है यहाँ पे, बताते हैं एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी का सिंपल मतलब होता है रिवर्स डायरेक्टली ओशंस को जाके मिल रही है, उससे पहले रिवर्स कुछ नहीं बना रही, सीधा पानी ओशन में गिर रहा है, सीधा गिर रहा है, देयर इज नो एनी प्लेन्स, नो एनी डेल्टाज, नथिंग, सीधा पानी गिर रहा है, उसको हम कहते हैं एस्चुरीज। गॉट इट? आई थिंक टिल हियर आपको वो चीज़ें क्लियर आउट हो गई होगी, चीज़ें काफ़ी कुछ, ठीक है। द पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैव अंडरगॉन रिकरेंट फेजेस ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस by crustal faulting, Bhima fault, because of the recurrent seismic activities. The spatial variations have brought in elements of diversity and the relief of the peninsular plateau. The northwestern part of the plateau is a complex relief in ravines and gorges. The ravines of Chambal, Bhind and Morena are some of the well-known examples. So आज के सेशन को हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी कल जो लास्ट पार्ट होगा हमारा उसमें हम बाकी के डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू को समझेंगे, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, उनको भी हम अच्छे से समझने वाला है, आइलैंड ग्रुप्स को भी, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट क्या था मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जब इंडियन प्लेन ट्रेडिशनल प्लेन से कोलाइड होती है तो बहुत सारे रिफ्ट और क्रैक्स डेवलप होते हैं स्टेबल लैंडमास के अंदर। उसी क्रैक्स के अंदर रिफ्ट वैली बनती है नर्मदा और तापी की, उसकी वजह से नीचे एक भीमा रिवर है, कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी, वहाँ पे भी बहुत क्रैक आ जाता है, जो जिसके अंदर भीमा रिवर फ्लो करती है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है बट यहाँ पे सच एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ओके। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेक्कन प्लेट्यू कैसे बन गया, ओके। डेक्कन प्लेट्यू बनने के भी बहुत से रीजंस है, रीयूनियन हॉटस्पॉट रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हम आने वाले सेशंस पे देखने वाले हैं। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आपको कोई भी डाउट वगैरह हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में लिख सकते हो, और कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो, तो जहाँ पे आपको पीपीटीज मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू आर डूइंग वेल, अच्छे से पढ़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो चैनल के बारे में, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट।